वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हिस्ट्री के रिलेटेड है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और ये सिग्निफिकेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया था ताकि इंट्रोड्यूस कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि उस वक्त आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। तो इसका मेन मकसद क्या था? इंक्रीज़ करना इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, यानी कि इंडिया के खुद लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नेंस में, और ग्रेजुअली शिफ्ट करना पावर किसकी तरफ? सेल्फ रूल की तरफ, कि इंडियंस खुद रूल कर सकें अपने आप के ऊपर। उन्होंने ये रखा कि ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब फीचर्स की बात करते हैं। मेन जो फीचर्स हैं इसके हम बात करेंगे तो पहला नंबर डायरकी आ जाती है। तो डायरकी क्या थी? इस एक्ट ने 1919 के एक्ट ने सबसे पहले तो डायरकी लाई। डायरकी का मतलब होता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रोविंसेस में दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइड हो चुके थे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स, इनको कौन एडमिनिस्टर करता था? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, इनको एडमिनिस्टर करता था मिनिस्टर्स, जो किसको रिस्पॉन्सिबल होते थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। अब सेंटर पे बाई कैमरलिज्म था, यानी कि इस एक्ट ने एस्टेब्लिश की बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। आज के टाइम में आपको पता है सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा है, और लोकसभा क्या है? लोअर चैम्बर, और अपर कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। आगे हम बात करें रिलैक्सेशन सेंट्रल कंट्रोल का। तो इस एक्ट ने रिलैक्स किया सेंट्रल कंट्रोल किसके ऊपर? प्रोविंसेस, और इसने डिमार्केट की और सेपरेट की सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको डिवाइड किया गया, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, इसकी अथॉरिटी थी सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और एट्सेट्रा। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, इनकी अथॉरिटी थी सब्जेक्ट्स जो कि इनके रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। जैसे भी आप देखते हो 3 लिस्ट हैं हमारी, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मोर इंक्लूसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, इसका मतलब इस एक्ट ने एक्सपैंड किया, बढ़ाया स्कोप किसका? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी और इन्फ्लुएंस दिया। पीएससी भी आई भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट प्रोवाइड किया इसने कि पीएससी को इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि बाद में 1926 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की तरफ चलेंगे। 1919 एक्ट जो है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके मेरिट्स की बात करें तो डायरकी जो है, इसने पहला नंबर तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर, और इसमें यूनिटरी बायस था, ठीक है। उसके बाद एक इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन किसका? इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनके पास, इंडियंस के पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी दिए गए, लेबर, हेल्थ एट्सेट्रा। उसके बाद पहली बार इलेक्शन जो थे, लोगों को पता चला कि इलेक्शन भी कोई चीज़ होती है, और इसने, इसी एक्ट ने क्रिएट की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर। कुछ इंडियन वुमेन जो थी, इनको भी पहली बार राइट टू वोट दिया गया। तो अब यूपीएससी के एंगल से अगर देखा जाए तो लिमिटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने एक्सटेंड की कंसोलिडेटेड और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रेंचाइज जो थी वो लिमिटेड थी, और ये कॉमन मैन के लिए नहीं थी। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स जो थे, इनके पास पावर थी ताकि ये अंडरमाइन कर सकें लेजिस्लेचर को, चाहे वो सेंटर की तरफ हो, चाहे वो प्रोविंसेस का हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीट्स की, जो एलोकेशन थी सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस नहीं करती थी,
बट किसके ऊपर बेस करती थी? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस। किसकी नज़र में? ब्रिटिश की नज़र में। तो रॉल्ट एक्ट जो था वो पास किया गया 1919 में, जिसने रिस्ट्रिक्ट की प्रेस की फ्रीडम और मूवमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे जो लोग थे यहाँ पे, मतलब कि इनका जो इंडियन मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनकी यूनानिमस अपोजिशन के बावजूद वो बिल्स पास किए गए।